सो हेलो वियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विथ आनंद जायसवाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्मार्ट चैलेंज की। बायोलॉजी लेकर बात करने वाले हैं और बायोलॉजी में जहां से हमने छोड़ा था वहीं से पुनः स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट करके वहीं पे ख़त्म किया जाएगा। और हम लोग बात करने वाले हैं फीमेल के लिए। और फीमेल में जैसे कि हमने मेन में बात किया था स्पर्मेटोजेनेसिस, वैसे ही हमने कहा था कि फीमेल की भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है जिसे कहते हैं oogenesis। आइए देखते हैं oogenesis प्रक्रिया को हिंदी में बोलते हैं अंड जनन। देखो लिखा हुआ है कि यह यहाँ पर लिखा है, यह बोला जाए कि यह एक प्रकार का फीमेल के ओवरी, यह बोला जाए कि यह प्रक्रिया फीमेल के ओवरी में होती है, अर्थात इस प्रकार अंड का निर्माण होता है। मतलब यह प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसकी वजह से अंड का फॉर्मेशन होता है। अगर बात की जाए प्रत्येक प्राइमरी ऊसाइट अंड का निर्माण करते हैं, मतलब जो प्राइमरी ऊसाइट होते हैं वो सब मिलकर क्या करते हैं कि एग का फॉर्मेशन करते हैं। सारे जो प्राइमरी ऊसाइट्स हैं वो क्या करेंगे, एग का फॉर्मेशन करेंगे। परंतु यहाँ पर आपको ये समझना है कि प्राइमरी ऊसाइट कहाँ होते हैं। तो हमने बताया था कि ओवरी में बहुत सारे ऊसाइट्स होते हैं या फॉलिकल्स होते हैं और प्रत्येक फॉलिकल्स के पास एक ऊसाइट होता है और वही ऊसाइट क्या करते हैं कि अंड का निर्माण करते हैं। oogenesis मादा में एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जी हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट ये आपको बहुत अच्छी पॉइंट है जो आपको अंडरलाइन करके चलनी है कि जैसे हमने कहा था कि मेल का जो गैमेट का जेनेसिस होता है, गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, वो गैमेट फॉर्मेशन का जो टाइम पीरियड होता है प्यूबर्टी होती है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए कि oogenesis मादा में एम्ब्रियोनिक स्टेज है, मतलब कि माँ के भ्रूण में पल रही बच्ची में ही एम्ब्रियोनिक, उसी समय भ्रूण अवस्था में ही उसमें oogenesis की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अगर बात की जाए कि वहीं से शुरू हो जाती है और जन्म के समय खत्म हो जाती है। जन्म के बाद ना ही कोई गैमेट बनता है और ना ही कोई गैमेट आगे और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होता है। मतलब कि गैमेट जो एक बार बन गए उतना ही बना रहता है बस। यानी कि यहाँ पर एक बात ये समझ में आ रही है कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऐसी है जहाँ पर एक बार मतलब कि भ्रूणीय अवस्था में, माँ के भ्रूणीय अवस्था में या बच्चे की भ्रूण अवस्था में ही वो गैमेट फॉर्मेशन होगा बच्ची में। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म होगा वो गैमेट बनना बंद हो जाएगा। अब वो गैमेट मैच्योर होंगे, मैच्योर होकर फॉलिकल्स क्या होंगे, गैमेट्स के रूप में निकलेंगे और यहाँ पर एग या ओवम के रूप में निकलेंगे। अर्थात यहाँ पर बात की जाए कि पैकेजिंग होगी। पैकेजिंग केवल मतलब कि मैन्युफैक्चर तो हो चुकी है, जितना तैयार हो चुका है उसी का आप पैकेट कर करके हर मंथ ट्रांसफर करना है, निकालना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यह अंड ओवम का बनने व परिपक्व होने की प्रक्रिया है। मतलब कि जो oogenesis है, आप एक लाइन में कह सकते हो oogenesis में ये ओवम का बनने व परिपक्व होने की प्रक्रिया है। ठीक है, यह ओवरी के स्ट्रोमा के कॉर्टेक्स के ग्राफियन फॉलिकल्स में होता है। जो ये रीजन है वहां पर कहाँ होता है कि ओवरी के स्ट्रोमा के कॉर्टेक्स के ग्राफियन फॉलिकल्स में होता है। अगर बात की जाए यहाँ पर देखा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रारंभ होती है। उसी समय ओवरी में मिलियंस ऑफ सेल्स या ऊगोनिया बनती हैं। जन्म के बाद कोई भी ऊगोनिया नहीं बनती है, बाबू ध्यान रखिएगा। ऊगोनिया प्राइमरी oocytes बनाने के लिए मल्टीप्लाई होती है। मतलब कि जो ऊगोनिया है यही ऊगोनिया से बनेगा प्राइमरी oocyte और ये प्राइमरी oocyte मतलब कि क्या बनाएंगे, ओवम या एग। अगर बात की जाए कि ऊगोनिया प्राइमरी oocyte बनने के लिए मल्टीप्लाई होती हैं और प्राइमरी oocyte बनते ही प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाती हैं, अर्थात प्रोफेज फर्स्ट में रोक ली जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो ऊगोनिया। अब ऊगोनिया के बारे में बात कर लिया जाए तो प्राइमरी oocyte बनने के लिए मल्टीप्लाई होती हैं और प्राइमरी oocyte बनते ही प्रोफेज फर्स्ट में रोक ली जाती हैं। प्रत्येक प्राइमरी oocyte घिरा होता है ग्रेनुलोसा सेल से। याद रखना ये नीट के लिए पॉइंट है और नीट के भी पॉइंट कुछ आपको यहाँ पर लेके चलने हैं। प्रत्येक, अब यहाँ पे बात की जाए, प्रत्येक प्राइमरी oocytes घिरा होता है ग्रेनुलोसा सेल से, जो कि प्राइमरी फॉलिकल्स कहलाता है। अधिक मात्रा में प्राइमरी फॉलिकल्स नष्ट हो जाते हैं जन्म से लेकर किशोरावस्था तक। मतलब अगर बात की जाए तो मिलियंस ऑफ द सेल्स या ऊगोनिया बनते हैं, परंतु उसमें से बहुत सारे क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए कि इस प्रकार ओवरी में 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल्स किशोरावस्था तक बचते हैं। मतलब मिलियंस बने थे बाबू, मिलियंस ऑफ सेल्स बने थे, लेकिन 60 से 80 हजार ही किशोरावस्था तक बचते हैं। अब यहाँ पर बात की गई नेक्स्ट की प्यूबर्टी के समय फॉलिकल्स फिर घिर जाते हैं और एक नई संरचना बनाते हैं जिसे सेकेंडरी फॉलिकल्स कहते हैं। अर्थात कि अब ये धीरे धीरे इनमें मेच्योरिटी आ रही है, अब ये सेकेंडरी फॉलिकल्स कहलाएंगे और सेकेंडरी फॉलिकल्स एक और लेयर से घिर जाएगी फॉलिकल्स से, जैसे टर्सरी फॉलिकल्स कहते हैं। और टर्सरी फॉलिकल्स में एक फ्लूइड फील्ड, यहाँ पे फ्रूट फील्ड नहीं है, फ्लूइड फील्ड कैविटी जिसे एंट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंट्रम, याद रखिएगा। यहाँ पर नोट पॉइंट में लिखा गया है कि इस प्रकार प्राइमरी oocyte टर्सरी फॉलिकल्स में बदल जाती हैं और यह
अनइक्वल मियोसिस और सेकेंडरी oocyte तथा अनइक्वल मियोसिस यहाँ पर होता है, यहाँ पर निर्माण होता है सेकेंडरी oocyte तथा फर्स्ट पोलर बॉडी की। हम यहाँ पे ग्राफिकल कुछ बात कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर बात की जाए कि नोट पॉइंट में तो लिखा गया है सेकेंडरी oocyte में न्यूट्रिएंट्स रिच साइटोप्लाज्म होती है जो कि प्राइमरी oocyte वाला होता है। जो कि देखो, जो सेकेंडरी oocyte में न्यूट्रिएंट्स रिच साइटोप्लाज्म होता है ना, वो प्राइमरी oocyte वाला होता है, वही बचा रहता है। बाकी सेल्स मल्टीप्लाई कर जाती हैं अर्थात लेयर बाई लेयर चढ़ जाती हैं। अब देखो, सेकेंडरी oocyte एक नई परत अपने ऊपर बनाती हैं जिसे जोना पेलुसिडा कहते हैं। ये पॉइंट याद रखना है। सेकेंडरी फॉलिकल्स के सेकेंडरी oocytes के ऊपर जो प्राइमरी oocyte आपकी तैयार थी और प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte में गई है, सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक लेयर आ जाती है जिसे जोना पेलुसिडा लेयर कहते हैं, जो कि अब ग्राफियन फॉलिकल्स द्वारा, या हम कहें कि ग्राफियन फॉलिकल्स द्वारा टूट जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ग्राफियन फॉलिकल्स द्वारा टूट जाती हैं जिससे कि ओवम बाहर आते हैं। इस प्रकार ओवरी में सेकेंडरी oocyte से ओवम का निकलना ओव्यूलेशन कहलाता है। क्वेश्चन पूछा गया है ओव्यूलेशन क्या है, तो ओव्यूलेशन मतलब कि सेकेंडरी oocyte से ओवम का निकलना ओव्यूलेशन कहलाता है। देखो यहाँ पर प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocytes को ग्रैनुलोसा सेल्स ने घेर लिया, प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी। अब देखो, ग्रैनुलोसा सेल्स को सेकेंडरी फॉलिकल्स बना, सेकेंडरी फॉलिकल्स ग्रैनुलोसा सेल्स ने घेर रखा, टर्सरी फॉलिकल्स बनेगा और टर्सरी फॉलिकल्स में एक अनइक्वल डिवीजन हुआ और अनइक्वल डिवीजन से एक बनता है फर्स्ट पोलर बॉडी और यहीं पर बनता है सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte में ही एक ऊपर से लेयर आके घेर लेता है और लेयर घेरता है, उसे बोलते हैं यहाँ पर जोना पेलुसिडा। और यहाँ पर देखिए, अब ये जोना पेलुसिडा से यहाँ पर जो सेकेंडरी oocyte यहाँ से फॉलिकल्स से ओवम का रिलीज हो जाता है। अब हम जो बात करने वाले हैं बाबू ओवम कि ओवम का जो शेप होता है वो गोलाकार होता है, यह नॉन मोटाइल होते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो मेल होता है, मेल का स्पर्म सेल्स और फीमेल की जो एग होती है, इनमें दोनों में मोटेलिटी सबसे ज़्यादा स्पर्म की होती है। एग की भी मोटेलिटी होती है, कहाँ से, घिसक के आता है, बस ये आगे नहीं बढ़ता, अर्थात एम्पुला रीजन पे आके, एम्पुला मतलब कि हम लोग बात कर रहे हैं एसेसरी डक्ट की, जहां पर फैलोपियन ट्यूब की बात करें, एम्पुला रीजन में आकर अटक जाता है, वहीं रुक जाता है, वहीं पे इंतजार कर रहा होता है किसका, मेल स्पर्म सेल्स का। अब चूंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ओवम 4 मेम्ब्रेन से घिरी होती है, अर्थात ओवम के 4 मेम्ब्रेन होते हैं, अर्थात ओवम का जो एक लेयर होता है, एक जो संगठन है वो 4 मेम्ब्रेन से घिर के बना हुआ है। पहला मेम्ब्रेन अगर बात की जाए, सबसे अंदर की परत है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब हम अंदर से बाहर चल रहे हैं। फिर विटेलाइन मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडियाटा। अगर हम बात करें यहाँ पर कि सबसे अंदर की परत जो होती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और उसके बाद विटेलाइन मेम्ब्रेन यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी होती हैं, जबकि जोना पेलुसिडा या पारदर्शी नॉन सेलुलर लेयर होती हैं जिसे विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। याद रखिएगा, नॉन सेलुलर लेयर होती हैं, ठीक है, और यह बाहर पाई जाती हैं। जबकि कोरोना रेडियाटा यह बाहरी परत है, फॉलिकल सेल्स से बनी होती हैं। यह फॉलिकल सेल्स हाइलोरेनिक एसिड के द्वारा जुड़ी होती हैं। याद रखिएगा, जो ये कोरोना रेडियाटा है, देखो ये मैंने फिगर नीचे बना रखा है, याद रखिएगा, ये नोट्स जो है ये हमारे क्लास के बच्चे का है और उससे नोट्स लेकर आपके लिए बेहतर से बेहतर उसी एक अच्छे बच्चे के नोट्स से आपको पढ़ा दिया जा रहा है। देखो, हम लोग के पास नोट्स एक्चुअली बहुत अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, तो बच्चों के ही नोट्स लेके आपको पहुंचा दिया जा रहा है और बेहतरीन तरीके से, ठीक है, और नो डाउट कि ये बहुत बेहतरीन बच्चा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये है कोरोना रेडियाटा, ये जोना पेलुसिडा। यहाँ पर अगर हम बात करें अंदर की जो लेयर है उसमें हम अंदर भरा हुआ है ओवम, और ये बाहर उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर विटेलाइन मेम्ब्रेन। ये आपके पास अगर बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आता है कि अंड का सचित्र वर्णन करिए, तो आप ओवम का ये बना सकते हैं और इसके बारे में सचित्र वर्णन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडियाटा को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और यहाँ पे एक्सप्लेन करके आप अच्छा नंबर गेन कर लेंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, यदि समझिए, निषेचन से पहले एक घटना होती है, मतलब कि अगर बात करें कि मेल जो है निषेचन के लिए तो गैमेट प्रोड्यूस करता है, लेकिन फीमेल में यदि अगर निषेचन नहीं होता है, मतलब हर एक कॉपुलेशन या हर एक मीटिंग फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो एग बना है उस एग का क्या होगा, तो वही एग आगे निकलता है, अर्थात वो बोला जाए कि वही एग आगे बॉडी से बाहर होता है, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या बोलते हैं मासिक चक्र। मासिक चक्र एक साइक्लिक इवेंट है जो कि 28 से 29 दिन पर रिपीट होता है, दोहराता है। हमने बोला था बाबू आपको, जब हम पढ़ाए थे तो हमने कहा था कि यहाँ पर ये देखो, ये हमारा जो ये फीमेल की क्या है कि फीमेल की यहाँ पर
फैलोपियन ट्यूब, या हम बोलें कि ये जो फीमेल का जो जेनिटल ऑर्गन है, ये देखो ऐसे करके हमने बनाया था, ठीक है। और हमने कहा था कि देखो यहाँ पर जो ओवरी है, यहाँ पर जो ओवरी है, ओवरी से एग का निकलना, फिम्बरी द्वारा कलेक्ट करना, कलेक्ट करके एम्पुला रीजन पे लाकर रख देना, और एम्पुला रीजन पे जब आ जाता है गैमेट तो इंतजार कर रहा होता है स्पर्म सेल्स का। अगर स्पर्म सेल्स यहाँ नहीं पहुँचता है, नहीं फ्यूज होता है, तो ये यहाँ पर ये मुरझा जाती है। ध्यान रखिएगा, जो ये यहाँ पर जो यहाँ से निकली हुई फीमेल गैमेट है या एग है या ओवम है, वो यहाँ पर इंतजार कर रही होती है खिली खिली, लेकिन जब नहीं पहुँचता है स्पर्म तो हो जाती है मुरझा, ठीक है। जैसे ही मुरझा जाती है, मुरझाने के बाद वो बाहर निकलती है 28 से 29 दिनों पे, तो सारे लेयर को तोड़ देती है, मतलब कि सारे द्रव, मतलब कि यहाँ पर जो भी मेम्ब्रेन तैयार हुए होते हैं इनको रक्षा करने के लिए, उन सब चीज़ों को तोड़कर ये बाहर निकलती है। अर्थात यहाँ पर एक फेज होता है और उसी को बोला गया एक साइकिल होता है जो 28 दिन पर रिपीट करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इनमें तोड़ के जो मेम्ब्रेन टूटती है उस मेम्ब्रेन को हमने बोला था एंडो मेम्ब्रेन। क्या बोला जाए कि यहाँ पर जो बाहर अंदर की जो लेयर होती है, वो लेयर जो यहाँ पर उभार के रूप में बनी थी वो सब टूट जाती हैं, ठीक है। अगर इनको समझा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। लिखिए, देखिए यहाँ पर मासिक चक्र का होना रिप्रोडक्टिव साइकिल का एक इवेंट है या रिप्रोडक्टिव लाइफ को बताता है। मतलब कि अगर मासिक चक्र चल रहा है, जिस महिला में मासिक चक्र चल रहा है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में है, लेकिन मासिक चक्र का बंद होना, अर्थात यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा, मिनार्की मासिक चक्र आता कब है, तो 14 से 15 साल में। लिखा भी है, हमने लिखा भी है यहाँ पे, देखो इस प्रकार किशोरावस्था 13 से 14 साल में पहली बार मासिक चक्र आते हैं, जिसे मिनार्की कहते हैं, और ये एक समय बंद हो जाता है तो उसे बोलते हैं मीनोपॉज, और मीनोपॉज का जो अवस्था होता है 45 से 50 होता है। अब यहाँ पर देखो नोट पॉइंट में लिखा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरी के अंदर ओवेरियन साइकिल, जबकि यूट्रस के अंदर यूट्राइन साइकिल पर। देखो जो चेंजेज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरी में चेंजेस होते हैं और ओवेरियन साइकिल में या यूट्राइन साइकिल में चेंजेस पाया जाता है। तो जो चेंजेज होता है, यहाँ पर एक लाइन यहाँ पे मिसिंग है, तो ध्यान रखिएगा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरी के अंदर, और यहाँ पर ओवरी के अंदर ओवेरियन साइकिल, जबकि यूट्रस के अंदर यूट्राइन साइकिल में चेंजेस पाया जाता है। अर्थात इन सब में परिवर्तन होने लगता है, एक साइकिल चलने लगती है, ओवरी के अंदर ओवेरियन साइकिल चलने लगेगी और यूट्रस पे वहां पर यूट्राइन साइकिल चलने लगता है, ठीक है। अब यहाँ और उसमें परिवर्तन भी आता रहता है निरंतर। देखो ओवेरियन साइकिल, ओवरी में बदलाव, यहाँ पे लिखा भी हमने चेंजेस देखो, और यहाँ पे यूट्राइन साइकिल में आता है यूट्रस और ओविडक्ट का वेजाइना में चेंजेस देखने को मिलता है। मतलब कि इन सब चीज़ों में पूरे में जो यूट्राइन साइकिल जो चलती है वो यूट्रस में, ओविडक्ट में एंड वेजाइना में, तीनों में चेंजेस देखने को मिलता है। याद रखिएगा, ये बहुत शानदार आपको नोट्स बना के दिया गया था जब ये चीज़ें पढ़ाई गई हैं, ठीक है। तो ये बेहतरीन चीज़ है, आपको एक एक लाइन समझते हुए चलना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के विभिन्न फेज होते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहला फेज है ब्लीडिंग फेज, मतलब कि 1 से 5 दिन का अंतराल जो होता है उस समय ब्लीडिंग की अवस्था होती है। अर्थात वहाँ पे ब्लीड जो एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन होती है, वो एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन टूट रही होती है, और टूटकर वो जब लाइन टूटती है तो ब्लीडिंग आती है। क्या आती है? ब्लीडिंग, ठीक है। अब नोट पॉइंट में यही भी हमने लिखा है बाबू कि मासिक चक्र जब चलता है तब ओवरी से निकलते जो ओवम है वो निषेचित नहीं हो। मतलब कि मासिक चक्र होने का ही घटना यही है कि वहां पर जो ओवम आए हुए हैं वो ओवम अब निषेचित नहीं हुए हो। जो निषेचित ओवम नहीं है, मतलब कि जो अंड जो है उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, निषेचित नहीं हुए, तभी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का इवेंट आता है बेटा। अब देखो लिखा गया कि अगर मासिक चक्र ना हो तो प्रेगनेंसी को, देखो अगर मासिक चक्र नहीं आता है तो वहां पे समझ लिया जाए कि अगर रिप्रोडक्टिव लाइफ में है महिला या जो भी बच्ची हैं वो रिप्रोडक्टिव लाइफ में हैं, अगर मासिक चक्र रुक गया है तो इसका मतलब ये है कि जो मेटिंग या कॉपुलेशन हुआ है उसका जो अंत परिणाम है वो फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मासिक चक्र आएगा, अगर यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो मासिक चक्र नहीं आएगा, ठीक है। एक सेकंड, अगर मासिक चक्र ना हो तो यहाँ पर देखा जाए कि प्रेगनेंसी को दर्शाता है, मगर मासिक चक्र नहीं होगा तो प्रेगनेंसी। देखो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट एक और चीज़ है, मासिक चक्र का आना चिंता व तनाव और तबीयत खराब व न्यूट्रिएंट्स। देखो एक और चीज़ समझो कि मासिक चक्र नहीं आता है, इसका और भी कारण है। ये डायरेक्टली हम नहीं कहेंगे कि मासिक चक्र नहीं आ रहा है तो वो प्रेग्नेंट है, तो मासिक चक्र नहीं आ रहा है प्रेग्नेंट है, इसका मतलब ये डायरेक्ट हमको नहीं बोलना है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि किसी बच्ची में मासिक चक्र का जो टाइम पीरियड होता है वो बदल जाता है। ये पता हो महिलाओं को कि 28 से 29 दिन पे उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल आना है, ठीक है, तो वो वैसे ही अपना शेड्यूल सेट करें। काफ़ी महिलाओं को हर एक जगह
वरीयता दी जा रही है और देनी भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये पहला साइकिल हमने देख लिया, पहला फेज देख लिया। दूसरा जो है सेकंड फेज जो है प्रोलिफेरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज। अब यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें कि यह फेज आरंभ होता है 5वें दिन, 5वें दिन जो ब्लीड हो गया, टूट के निकल गया, अब यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन जो होता है कि अब यहाँ पर यह फेज जो है आरंभ होता है 5वें दिन से और मेंस्ट्रुएशन से, और पूरा होता है 8 से 12 दिन में। ये ध्यान रखिएगा कि 8 से 12 दिन में ये पूरा होता है। ठीक है, इस फेज में गोनेडोट्रॉफी रिलीजिंग हार्मोन मतलब GnRH का एक्शन होता है, जिसकी वजह से FSH और LH हार्मोन निकल जाते हैं। FSH हार्मोन क्या करता है, फॉलिकल्स पे कार्य करता है, जबकि LH यहाँ पर देखो FSH प्राइमरी फॉलिकल्स को ग्राफियन फॉलिकल्स में डेवलप करता है, जबकि ग्राफियन फॉलिकल्स से हमारा ओमेगा रिलीज होना है। ठीक है, यहाँ पर देखो ग्राफियन फॉलिकल्स से के द्वारा एस्ट्रोजन ई से होता है बेटा। ठीक है, एस्ट्रोजन के सिक्रेशन को प्रेरित करता है। जो ग्राफियन फॉलिकल्स निकला, उस ग्राफियन फॉलिकल्स द्वारा एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स का उस सिक्रेशन को प्रेरित करता है। अब यहाँ देखो एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन प्रेरित करता है इस रप्चर यूट्राइन एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेशन और ओविडक्ट सारे ओविडक्ट वेजाइना और म्यूकस की लाइनिंग बनाने के लिए। मतलब कि यहाँ पर अब फिर से जो खराब हुआ था, या हम बोले कि अगर जो भी नेक्स्ट प्रिपरेशन है उसके लिए क्या कर जाती है, यहाँ पर तैयारी फिर से सेट करी जाती है। अब देखो यह सेक्सुअल या हम बोले यह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी डेवलप करता है। मतलब कि यहाँ से जो ये हार्मोन है, ये हार्मोन फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी डेवलप करता है। अब यहाँ पर देखो जो FSH है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सिक्रीशन या बोला ये सिक्रीट कराता है हार्मोन्स का, जबकि LH जो है वो यहाँ पर सिक्रीशन भी करता है और जो है LH जो है लुटेनिक हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर समझिएगा, ये जो ओवुलेटरी फेज है, ये 13 से 14 दिन के बाद जो ओवरी से जो ओवम निकला, उस ओवम से जो आगे एग का फॉर्मेशन होना है, अर्थात यह चरण 13 से 14 दिन में होता है और यह 13 से 15 तारीख तक चलता है। इसमें जिसमें LH जो LH आप डायग्राम देखो NCERT का, तो यहाँ पर LH सर्ग क्या होता है, पीक पर होता है। ठीक है, और यहाँ पर LH सर्ग पीक पर होता है तथा ग्राफियन फॉलिकल्स के टूटना रप्चर को प्रेरित करता है, जहाँ पर यहाँ पर ओव्यूलेशन हो पाए। मतलब कि ग्राफियन फॉलिकल्स, अभी हम क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल्स एस्ट्रोजन को बना दिया और एस्ट्रोजन से जो LH निकलना था वो निकलने लगे, ग्राफियन फॉलिकल्स से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन निकलने लगे। और यहाँ पर जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल्स का टूटना होगा, ग्राफियन फॉलिकल्स जैसे ही टूटेंगे, यहाँ से ओव्यूलेशन का फेज आ जाएगा। मतलब ओव्यूलेशन का मतलब ये हो रहा है कि जो LH सर्ग है वो पीक पर है, वहाँ पर जो ओव्यूलेशन कराने के लिए एकदम प्रेरित कर रहा है। अब ना जो नेक्स्ट जो फेज है हमारा वो है सिक्रेटरी या ल्यूटियल फेज। यह फेज 15 से 28 तारीख तक रहता है और ओव्यूलेशन के पश्चात ग्रेवियन फॉलिकल्स पीले एनलार्ज मास में परिवर्तित होता है। मतलब कि यहाँ पर जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं वो पीले कलर का एक मास से परिवर्तित है, जिससे कि कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, और यह कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करता है। मतलब कि यहाँ पर जो ये NCERT का मतलब बोला जाए कि NCERT सब है, लेकिन ये नीट के लिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर कि यहाँ पर जो कार्पस ल्यूटियम है वो क्या सिक्रेट कराएंगे, तो कार्पस ल्यूटियम होता है जो प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट कराता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन यह एंडोमेट्रियम की लेयर को तैयार करता है। मतलब कि यहाँ पर जो राजा जी आने वाले हैं, मतलब कि जो गैमेट अब फ्यूज होनी है और फ्यूज होकर जो बाहर आनी है, उसके लिए पूरा यूट्राइन जो लेयर होती है उसको पूरा एकदम डेवलप कर देते हैं। लिखा गया है कि यह एंडोमेट्रियम की लेयर को अधिक वैस्कुलरिटी तथा चौड़ाई और सॉफ्टनेस प्रदान करती है, जिससे कि यूट्रस इम्प्लांटेशन के लिए तैयार हो जाता है। मतलब कि नेक्स्ट साइकिल जो चलना है उसके लिए तैयार होता है। 5 तो ब्लीडिंग करके नेक्स्ट को खत्म हो गया, लेकिन उसके लिए फिर से तैयार कर ली जाती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि नोट पॉइंट में कि यह FSH सिक्रेशन को रोक देता है। मतलब कि जो अब नेक्स्ट फॉलिकल्स को बनने के लिए रोक देगा कौन, प्रोजेस्टेरॉन, और जिससे कि सेकेंडरी ओव्यूलेशन फॉलिकल्स डेवलपमेंट रुक जाएगी। ठीक है, और अगर यहाँ पर प्रेगनेंसी के दौरान सभी घटना मेंस्ट्रुअल साइकिल्स रुक जाती है। मतलब अगर यहाँ पर प्रेगनेंसी आ गई, मतलब कि वहाँ पर गैमेट बन गया, गैमेट फ्यूज हो गया और जाइगोट बन गया और जाइगोट का डेवलपमेंट होके अब वहाँ पे आके रुक जमा हो गया, तो आगे की जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है वो बहुत हाई हो जाते हैं, जिससे कि बॉडी में अब मेंस्ट्रुअल साइकिल या जो फॉलिकुलर फेज है वो बनना बंद हो जाता है। अर्थात वहाँ पर सारी कहानियाँ रुक जाती हैं जब तक कि बेबी का डेवलपमेंट ना हो, बेबी बाहर ना आ जाए, लैक्टेशन पीरियड तब तक रहता है, तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना बंद रहता है। मतलब कि सेफ पीरियड है। ठीक है बेटा, चलिए आइए देखते हैं। नोट, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम, जो ये कार्पस ल्यूटियम है वो टूट जाती है और कार्पस एल्विकेंस में
बन जाती हैं और ये एल्बिकेंस सफेद होता है और प्रोजेस्टेरोन जो है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये बाहर आता है। अर्थात देखा जाए कार्पस जो एल्बिकेंस है मेंस्ट्रुअल साइकिल को चालू कर देता है, अर्थात इस 28वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल पुनः आ जाता है। जो कार्पस एल्बिकेंस है, जो कार्पस ल्यूटियम था वो कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो गया और जिसकी वजह से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को पुनः रिपीट करा देगा नेक्स्ट के लिए। अब देखो मेजरली ये तो हम समझ गए कि गैमिट का ही सारा खेल है। अगर फीमेल में गैमिट यदि अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा, फर्टिलाइजेशन हो गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद हो जाएगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन एक इवेंट है, फर्टिलाइजेशन का एक इवेंट पढ़ना है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड इवेंट्स है। सेकंड इवेंट जैसे कि हमने बात किया था प्री फर्टिलाइजेशन पहला इवेंट, फिर फर्टिलाइजेशन और लास्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो बेटा प्री फर्टिलाइजेशन तो हम पढ़ लिए पूरा, गैमेट का फॉर्मेशन सारे चीज देख लिए। अब हम देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब है कि हम बात करें जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक संलग्न होते हैं मतलब मीटिंग करते हैं, तो इस प्रक्रिया में जब निषेचित जो गैमेट हैं वो निषेचन कर जाते हैं, वो संलग्न कर जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। अर्थात सीमेन जो होते हैं पेनिस से वजाइना में रिलीज कर दी जाएंगी और जो सीमेन हो वो सीमेन जाके वजाइना में जो एम्पुला में स्थित है एग उसको जाकर छेड़ दे, अर्थात वहां पे जाकर उससे फ्यूज हो जाए और संलयित हो जाएगा तो वहीं पर निर्माण हो जाएगा बेटा जाइगोट का। किसका? जाइगोट का। वहीं पर जाइगोट का बनना हो जाएगा। अगर हम देखें तो हमने लिखा है कि मनुष्य में मेटिंग के दौरान सीमेन पेनिस से वजाइना में रिलीज कर दी जाती हैं, सीमेन वजाइना से होते हुए सर्वाइकल कैनाल से होते हुए यूट्रस में, स्टमक में, अम्बिलिकल रीजन में चली जाती हैं। ध्यान रखिएगा, थोड़ी तेजी में ध्यान रखिए। अब देखो ये सब चीजें आसान है, बस आपको एक बार पढ़ना है। स्पर्म कहाँ है? स्पर्म को वजाइना में छोड़ा गया, फिर वजाइना सर्वाइकल कैनाल से यूट्रस में, यूट्रस से जो स्टमक जंक्शन से होते हुए एम्पुला जंक्शन में पहुंच गई। ठीक है, और अब देखो ये भी जो क्या नाम है कि ओवम एम्पुला में आके बैठा हुआ है और जैसे ही एम्पुला में बैठा हुआ है दोनों क्या हो जाएंगे? अब संलग्न हो जाएंगे और संलग्न होकर देखो ऐसे करके ये ओवम है और ये देखो ये स्पर्म जाके पहुंच रहा है, जैसे जाके पेनिट्रेट कर दिया, वो पेनिट्रेट करने पर ये दोनों फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज हो गया तो ये प्रक्रिया क्या होगी? निषेचन। ठीक है, नोट पॉइंट लिखा गया है कि अगर ओवम और स्पर्म साथ साथ ट्रांसपोर्ट हो तो निषेचन होने के पश्चात जाइगोट का, या हम बोले कि निषेचन होने के पश्चात जो फॉर्मेशन होता है वो होता है जाइगोट का बनना होता है। ठीक है, सभी मेटिंग ना हो, देखो बात की जाए कि सभी मेटिंग न तो फर्टिलाइजेशन करती है न तो प्रेगनेंसी करती है, मतलब कि बहुत सारी ऐसी मेटिंग होती है जो एंजॉय के लिए होती है। ठीक है, चलिए इस प्रकार स्पर्म निषेचन करने के समय निषेचन करने के समय ओवम के लेयर को तोड़ देता है, अर्थात मतलब जो स्पर्म जो होता है, अब ये देखो ये जो कोरोना रेडियाटा लेयर है इसको तोड़कर अंदर जाना है ना स्पर्म को। ओवम तो जो मेन जो मटेरियल है वो यहाँ पर है बेटा, और ये सब तो लेयर है, मतलब ये सारे चौकीदार हैं। चौकीदार को तोड़कर स्पर्म अंदर नहीं जाएगा तो कैसे जो जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होगा? नई संतति आएगी कैसे? तो जो स्पर्म सेल्स है, अब हमने बात किया था कि 300 मिलियन, मतलब कि या बोल दिया कि 300 मिलियन स्पर्म एक बार वन इजैकुलेशन में निकलते हैं काउंट में। तो बेटा सारे तो नहीं जाके फ्यूज करेंगे ना। देखो मानते हैं कि आप 21 लाख 22 लाख नीट पेपर दे रहे हो तो उसमें भी एक स्पेसिफिक काउंटिंग नंबर बनाया गया है कि इतना ही अंदर लिया जा सकता है सीट के अकॉर्डिंग। अगर सीट ज़्यादा होगी तो हम भरेंगे भी ज़्यादा, अगर सीट कम होगी तो हम लाएंगे भी बच्चे ज़्यादा, बच्चे कम। तो सेम वही चीज़ है कि यहाँ पर एक ही स्पर्म जाता है और एक ही स्पर्म जाके फर्टिलाइज करता है। बात समझ में आ रही है? खैर यहाँ पर समझिएगा कि जो एक फीमेल है उस फीमेल का जो एग है, एग को निषेचित करने के लिए 300 जो मिलियन स्पर्म की काउंटिंग सेल है उसमें से कोई एक स्पर्म सेल ही जाके इस लेयर को तोड़ पाता है, अर्थात उसकी वाइगेबिलिटी इतनी तेज होनी चाहिए कि वो इस लेयर को तोड़ पाए। और लेयर को जैसे ही तोड़ देता है, जैसे ही इंसर्ट करके घुस गया यहाँ पर, देखो यहाँ तक पहुँच गया, ये सारे लेयर पे चेंजेज आते हैं और ये गोल हो जाता है एकदम रफ हार्ड। ठीक है, और यहाँ पर ये जो बनता है उसे बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं बेटा? जाइगोट। अब जाइगोट बनेगा ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट से एम्ब्रियो और मैच्योर एग। अब ये फिर से ये कहानी अलग हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें नोट पॉइंट में कुछ हमने लिख रखा है जो आपके लिए है, जो आप समझ रहे हैं तो बेहतर ही है। देखो यहाँ पर लिखा गया एक्रोसोम के सेक्रेशन के मदद से स्पर्म ओवम के साइटोप्लाज्म में प्रवेश करता है और जैसे ही स्पर्म ओवम से मिलता है तो दूसरा मियोसिस प्रारंभ, मतलब कि जो रुका हुआ था, हैंग फेस था मियोसिस का, वहां पर स्टार्ट होता है और सेकेंडरी oocyte का पोलर बॉडी और उटिड बनता है। ठीक है, यहाँ पर हेप्लॉइड जो था हेप्लॉइड उटिड बनता है। स्पर्म और ओवम का हैप्लॉइड न्यूक्लियाई मिलकर एक साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, ये भी बात समझ में आ रही है। निषेचन का अंतिम उत्पाद जाइगोट होता है। जैसे ही जाइगोट बनता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट फटाक से चालू होती है बेटा।
तो पोस्ट फर्टाइलेशन में अगर हम बात करें तो पोस्ट फर्टाइलेशन इवेंट में क्या क्या है, तो पोस्ट फर्टाइलेशन हम लोग देखेंगे कि अब जब गैमिट, जो हमारा गैमिट था वो जाइगोट में कन्वर्ट हो गया। जाइगोट का मतलब होता है युग्मनज, युग्मनज जो बदल गया तो युग्मनज क्या होगा कि युग्मनज को अब रहने के लिए, मतलब युग्मनज को हम कहते हैं राजा जी, ठीक है। अब राजा जी को चाहिए जगह, है जगह कहाँ कि जहाँ से व्यवस्थित हो पाए, जहाँ से पूरा एक बेहतरीन तरीके से अपने आप को मल्टीप्लाई करके एक बेबी का रूप लें। तो राजा जी को अब चाहिए डिवीजन, और डिवीजन के लिए अब तैयार होंगे 2 4 8 16 सेल में डिवाइड कर जाएंगे और ये ब्लास्टोमियर बन जाएगा। और जाइगोट एम्पुला, एम्पुला से इस्थमस द्वारा यूट्रस के द्वार पर या यूट्रस की ओर मूव कर जाएगा, ठीक है। और यूट्रस की तरफ मूव कर जाएगा तो वहाँ पे एंडोमेट्रियम जो लेयर है वहाँ पर ऐसे करके फिंगरी ऐसे स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसी में जाके ट्रोफोब्लास्ट का घुसना हो जाएगा और यहीं पे इम्प्लांटेशन हो जाएगा। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है रोपण, मतलब कि यूट्रस या हम बोले यूट्राइन वॉल पे जाइगोट का आके, या बोला जाए कि जाइगोट का जो ट्रोफोब्लास्ट हो रहा है वो ट्रोफोब्लास्ट का आके वहाँ पे इम्प्लांट करना, यह प्रक्रिया इम्प्लांटेशन कहलाती है। लिखा भी हमने, ट्रोफोब्लास्ट यूट्रस के एंडोमेट्रियम के परत से जुड़ जाती है अंदर, और अंदर की सेल मास 3 जर्म या 3 लेयर में जन्म हो जाती है, अर्थात बोला जाए कि आउटर एक्विडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। ये तीनों परत मिलकर गैस्ट्रुला स्टेज बना लेती हैं और ये एम्ब्रियो को बनाती हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए कि एम्ब्रियो का यूट्राइन वॉल से जुड़ना ही, यूट्राइन वॉल तेजी से डिवाइड होती है और इसको अपने अंदर ढक लेती है, अर्थात बोला जाए कि ब्लास्टोसिस्ट को, जिससे कि ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में चली जाती हैं और यह प्रक्रिया इम्प्लांटेशन कहलाती है। बेटा ये बात आपको पूरे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर एक बच्चे ने यहाँ पर पेंसिल से बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है ड्राइंग, और ये चीज़ आपको देखना है कि ऐसे ही आपको भी कहीं कहीं जहाँ है कलाकारी दिखानी है, ठीक है। कलाकारी जरूरी है। यह केवल यूट्रस की लेयर पर चिपकता है। अच्छा ये भी बात सही है, अगर यूट्रस के लेयर पे कहीं और चिपकता है तो बोलेंगे एकोटॉपिक, मतलब कि एक्टॉपिक, ठीक है। चलो वो भी एक कंडीशन आता है, समझाएंगे। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, अब यहाँ पे जो इम्प्लांटेशन होने के बाद जब उभार आ जाता है तो उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी, और ये जो अवस्था जो होती है यहाँ पर अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने लगता है, जहाँ पे हम बोलेंगे भ्रूण विकास। तो हमने बोला इम्प्लांटेशन के बाद ट्रोफोब्लास्ट पर उंगली जैसी उभार जो आती है बाहर, क्रोनिक बिलाई बनती है, जिससे कि यूट्राइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से घिर जाती हैं। इस प्रकार क्रोनिक बिलाई और मैटरनल ब्लड मिलकर प्लेसेंटा बनाती हैं। याद रखिएगा यही प्लेसेंटा एक ऐसी जरिया होती है जो माँ से बच्चे को जोड़ देता है और यहाँ सारे न्यूट्रिएंट्स या गैसेस का एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट्स पहुँचाई जाती हैं भ्रूण में। और जो एम्ब्रियो है, और बात की जाए कि वहाँ पर जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन माँ के ब्लड द्वारा वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की जाती है, और वहाँ से जो यूज हुए गैसेज जो हैं, गैसेज जो निकलते हैं वो माँ के थ्रू माँ के ब्लड में लाके डाल दी जाती है, जो कि माँ ये सारे काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि क्रोनिक बिलाई प्लस मैटरनल ब्लड या यूट्राइन टिश्यू इज कॉल्ड प्लेसेंटा, ठीक है। तो प्लेसेंटा यह एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है भ्रूण और माँ के शरीर के बीच, ठीक है। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। प्लेसेंटा एम्बिलिकल जो यूज होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड, CORD कॉर्ड के भ्रूण द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है, मतलब एम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है। यह पदार्थों का एम्ब्रियो में आने जाने का एक सहायक पथ है, जहाँ की पदार्थ या न्यूट्रिएंट्स आएंगे और जो गैसेज हैं उसी के थ्रू एक्सर्ट कर दी जाएंगी बेटा, ठीक है। माँ के ब्लड से मिक्स कर दी जाती हैं। प्लेसेंटा का कार्य, ये ध्यान रखिएगा, यह बच्चा और माँ के बीच जो भी बोले हम सब यहीं पे होगा, यह बच्चा और माँ के बीच एक बैरियर की तरह कार्य करता है। प्लेसेंटा सूटेबल विले और सुनना यहाँ पर, प्लेसेंटा सूटेबल विले और यहाँ पर जो मटेरियल जो होता है कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक है। ये कार्बनिक और अकार्बनिक है मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड जो एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज को माँ से बच्चे तक पहुंचाता है। ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे होते हैं लाइन जो कि जहाँ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। नोट, प्लेसेंटा माँ के बीच गैसियस जो एक्सचेंज में भी सहायक करता है, स्टैंड नहीं होता है, एक्सचेंज होता है बेटा, एक्सचेंज में भी सहायक होता है। अब यहाँ पर देखो, प्लेसेंटा नाइट्रोजन वेस्ट को भी भ्रूण से बाहर निकालने में सहायक होता है, मतलब गैसियस एक्सचेंज तो वही है नाइट्रोजन। अब यहाँ पर देखो, प्लेसेंटा जो एंडोक्राइन ग्लैंड के भांति कार्य करता है और यह
यहाँ पर एक हार्मोन्स या बोला जाए कि यह ह्यूमन जो ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रॉपिक या गोनेडोट्रॉपिन HCG और यहाँ पर HPL एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन और कुछ हार्मोन्स को सिक्रेट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड के भांति कार्य करके, और ये प्रेगनेंसी के दौरान माँ के ब्लड में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, थायरोसिन और प्रोलैक्टिन आदि हार्मोन्स के लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिएगा, यह हार्मोन्स बच्चे के विकास तथा माँ में होने वाले मेटाबॉलिक चेंजेस को सपोर्ट करती हैं और प्रेगनेंसी को मेंटेन करती है। सारे हार्मोन्स जो है HCG, HPL, ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, ये सब जितने भी हार्मोन्स हैं क्या करेंगे, माँ के जो मेटाबॉलिक चेंजेस में सपोर्ट करते हैं। माँ के जो होने वाली मेटाबॉलिक चेंजेस हैं प्रेगनेंसी के दौरान, वो सारे मेटाबॉलिक चेंजेस में सपोर्ट करते हैं। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं जर्म लेयर, सभी टिश्यू ऑर्गन्स को बनाती हैं। इनर सेल मास जो हमारे वो बच्चे में बनने वाला है, इनर सेल मास, इसमें स्टेम सेल्स होती हैं जो कि सभी टिश्यू ऑर्गन्स को उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं। जेस्टेशन पीरियड, अब यहाँ पर जो है ये जर्म लेयर हो गई और इनर सेल मास के बारे में हमने पढ़ लिया। जर्म लेयर ऊपर का हो गया, इनर सेल मास हमने पढ़ लिया। अब ये सारे जो इनर सेल मास होता है टिश्यू ऑर्गन को उत्पन्न करने की क्षमता रखती है और जो जर्म लेयर है वो टिश्यू ऑर्गन को बनाती हैं। ठीक है। अब जेस्टेशन पीरियड जो होती है वो ह्यूमन में जो गर्भधारण की अवस्था को जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ह्यूमन में 9 मंथ तक का समय लगता है, जबकि अन्य जीव जंतुओं में इसका समय वैरी करता है। ऐसे बिल्लियों में 2 महीने 3 महीने का, जो कि कुत्तों में भी 3 महीने 3.5 महीने का होता है, जबकि हाथियों में 21 महीने तक होता है। जबकि यहाँ पर अगर बात की जाएगी और अदर जो विभिन्न जीव हैं उनमें अलग अलग होता है। अब यहाँ पर देखा जाए कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, तो ह्यूमन बॉडी, तो प्रेगनेंसी के महीनों बाद हर्ट बनता है, मतलब कि कैसे कैसे बच्चे का विकास होगा, कौन से मंथ में क्या होगा। तो प्रेगनेंसी के 1 महीने बाद हर्ट बनता है, दूसरे महीने में लिम्स और डिजिट्स बन जाते हैं, 12 हफ्ते तक प्रमुख अंग मतलब कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया आदि का विकसित हो जाता है, जबकि लिम्स भी अच्छी तरह से विकसित हो जाती हैं और खुल जाती हैं। ठीक है। 3 महीने में फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जिसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहला किस्त बोलते हैं, ठीक है, पहला किस्त, ठीक है, वो 5 पहले किस्त में ये सब चीज़ तैयार होती है। फिर उसके बाद बोला गया कि 5वें महीने के दौरान पहला मूवमेंट होता है, और ये पहला मूवमेंट जो होता है वो बच्चे के सिर पर बाल वाल भी आ जाते हैं इस मूवमेंट के दौरान, या इस मूवमेंट से पहले बच्चे के सिर पे बाल आते हैं। उसका सेकंड ट्राइमेस्टर चलता है, जो कि 6 महीने के बाद पूरा शरीर बालों से ढक जाता है, वहाँ पे आईलिड्स अलग हो जाती हैं, आई लैसेस बन जाते हैं, जहाँ पे आप वो पेंट वेंट करते हो आई लैसेस बन जाती हैं 6 महीना पूरा हो जाने पर, और 6 महीना ऐसे ही पूरा होता है। उसके बाद जो और बच्ची चीज़ें हैं उसका डेवलपमेंट होता है। 9 मंथ बाद बच्चे का विकास होकर बच्चा पूर्ण रूप से अब आने की तैयारी में हो जाता है। तो बधाई हो, आज बच्चा हो गया। ठीक है। डिलीवरी ऑफ बॉडी या बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन प्रसव जो डिलीवरी ऑफ बेबी है, यहाँ पर इस प्रक्रिया को बोलते हैं पार्चुरेशन। अब पार्चुरेशन के बाद बहुत जरूरी है कि माँ के द्वारा लैक्टेशन हो, और ये चीज़ बताया जाता है कि मदर मिल्क बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। तो हमने बोला है कि लैक्टेशन मतलब कि मिल्क का सिक्रेशन लैक्टेशन कहलाता है, तथा इस अवस्था में बेबी को स्तनपान कराया जाता है माँ के द्वारा। इस प्रक्रिया को लैक्टेशन कहते हैं। देखो जो प्रेगनेंसी के दौरान, पार्चुरेशन के दौरान जो है ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिंग हार्मोन्स का भी निकलना होता है, जो कि ये जो सेल्स को स्मूथ कर देता है, अर्थात कि यहाँ पर प्रक्रिया में पार्चुरेशन होने के बाद ये सारी प्रक्रिया लैक्टेशन की है, और लैक्टेशन में आपको जो मदर मिल्क का जो होता है, मदर मिल्क वो सबसे ज़रूरी है कि बच्चे के लिए, स्वास्थ्य के लिए एंटीबॉडीज पूरा उसके अंदर बन पाए, अच्छे से तंदुरुस्त हो। तो लैक्टेशन बहुत जरूरी है। इस प्रकार हम अगर बात करें तो ये चैप्टर होता है यहाँ पर स्वाहा। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट अब क्या, नए चैप्टर जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। थैंक यू बच्चों। सो थैंक यू वेल्सियंस।